हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमें किस तरह से मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करनी है। 2023 वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, एमपी बोर्ड के लिए, क्लास 12th, कि हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आ पाएँ। जी हाँ, ये कंसिस्टेंटली 3 साल यानी तीसरा साल है ये, मैं आप लोगों को इस तरह की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैथमेटिक्स के लिए ये तीसरी वीडियो है। 2022 के लिए भी मैंने बनाई थी, 21 के लिए भी आप लोगों के लिए बनाई थी, 23 के लिए इसलिए क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस किए स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। पहले मैं सिर्फ NCERT स्टूडेंट्स को सॉल्व कराया करता था, उसके अलावा मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस है और उससे क्या ड्रास्टिक चेंज मुझे स्टूडेंट्स में देखने के लिए मिला है, वो भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अगर बिल्कुल सॉलिड प्रिपरेशन करनी है, आपके क्वेश्चंस भी ना रुकें एग्जामिनेशन में और ऑब्जेक्टिव्स भी ना रुकें। मोस्टली बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो उनके क्वेश्चंस तो एक भी नहीं रुकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में से हर साल एमपी बोर्ड में एक या दो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे आ जाते हैं जो डीप कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं, और उन डीप कंसेप्ट पर बेस्ड होने की वजह से स्टूडेंट्स उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड नहीं कर पाते हैं और जो 100 आउट ऑफ 100 का सपना है बहुत से स्टूडेंट्स का, वो छूट जाता है। जी हाँ, एक मैं आप लोगों को एक इंसिडेंस भी बताऊंगा, क्लास 10th के मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ है, और दूसरा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपके डीप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। जी हाँ, तो हम 100 आउट ऑफ 100 की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करूँ, सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि NCERT क्या इनफ रहेगी हमारे लिए स्कोर करने के लिए 100 आउट ऑफ 100 या फिर 95 प्लस। तो देखिए, इसका जो जवाब है बिल्कुल सिंपल जवाब नहीं हो सकता है कि आप लोगों के लिए इनफ रहेगी या नहीं रहेगी। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि NCERT एक फुल पैकेज ज़रूर है गवर्नमेंट की तरफ से, एक बहुत ही सॉलिड और बहुत ही ऐसी किताब है जिसमें हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। बट उसको पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है कि वो NCERT को किस तरह से पढ़ रहा है। अब 100 में से अगर 100 स्टूडेंट्स की बात करें तो 99.9 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो NCERT को उस तरह से नहीं पढ़ते हैं जैसे पढ़ना चाहिए। या हम टीचर्स की बात करें, स्कूल में अगर NCERT सॉल्व कराई जा रही है तो उस तरह से एक एक कंसेप्ट पर गौर नहीं किया जाता जिस तरह से कराना चाहिए। तो फिर हमें इस केस में ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमारे कुछ कंसेप्ट तो छूट ही जाएंगे, क्योंकि NCERT में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो कि सर के ऊपर से जाती है अगर आप भी उसे पढ़ेंगे तो। और अगर आप समझदार हैं, आप क्यूरियस हैं, तो आपके टीचर से आप पूछ लेंगे कि हमें ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो हमें बताइए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो क्वेश्चंस तो सॉल्व हो रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहीं आ रही समझ में हमें लिखी हुई, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। NCERT पर ही बेस्ड आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स भी देखने के लिए मिलते हैं, एमपी बोर्ड में क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हम जिस तरह से NCERT सॉल्व करते हैं उसका तरीका ये है कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, थोड़ी बहुत थ्योरी अगर पढ़ने की ज़रूरत पड़ी तो पढ़ी, और उसके बाद में जो है हमने क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से नहीं हुए, उसके सॉल्यूशंस देख लिए, दैट्स ऑल। हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली, दोबारा एक बार या दो बार सॉल्व कर ली NCERT। ये तरीका रहता है जनरली स्टूडेंट्स का। आप बताना आप किस तरह से NCERT अगर सॉल्व कर रहे हैं तो करते हैं, और आपके स्कूल में अगर किसी तरह से NCERT सॉल्व कराई जा रही हो तो वो आप मुझे बताइएगा। जबकि NCERT जो है उसके अंदर आपको जो उसका टेक्स्ट होता है, एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल से पहले उसका जो टेक्स्ट होता है जिसमें कंसेप्ट समझाए जाते हैं, वो बड़े ही डीप कंसेप्ट होते हैं, बड़ी शॉर्ट फॉर्म में वो समझाने की कोशिश करते हैं। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 1000 में से एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो कि उसे पढ़ेगा, उसकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, उसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी, तो उसमें से वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा सारे कंसेप्ट्स। लेकिन सब स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। तो फिर उसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स को। अब मैं NCERT के अलावा, यानी NCERT तो नहीं कराता हूँ, उनको साइड में रखा देता हूँ, क्योंकि मैं उनको जो है या तो नवबोध या नूतन, ज़्यादातर स्कूल्स में नूतन चलती है, तो अभी मैं उन्हें RB त्रिपाठी नूतन जो किताब है आप लोगों की रेफरेंस, मैं वो सॉल्व करवा रहा हूँ। उसमें बच्चों को बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ फ़ायदे बता देता हूँ, बल्कि सारे ही बता देता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा तो ये हो रहा है कि NCERT में इतने इनफ क्वेश्चंस नहीं हैं जिससे बच्चे के जो कंसेप्ट हैं, बच्चे के जो कंसेप्ट हैं, आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मैथमेटिक्स में कंसेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एक ही चारा होता है
कि हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते चले जाएंगे हमारे कंसेप्ट उतने बिल्ड होते चले जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर होते चले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो ज़्यादा मुझे मिल रहे हैं आरबी त्रिपाठी में, जिसके ज़रिए से मैं कुछ क्वेश्चंस तो बच्चों को करा देता हूँ या फिर एग्जाम्पल्स बोर्ड पर समझा देता हूँ, और बच्चे जो है क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करके आते हैं और उसमें से कुछ डाउट निकलते तो और डाउट क्लियर करते हैं, तो और बच्चे उसमें से जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो खुद ही कर लेते हैं। एक तो बच्चों का ये फ़ायदा हो रहा है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत मिल रहे हैं उन्हें, और वो जो है मतलब उनके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे हैं, एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि एनसीईआरटी पूरी के पूरी कवर हो रही है उसके अंदर। एनसीईआरटी के लगभग सारे ही क्वेश्चंस आपको नूतन के अंदर, या आप नवबोध लेकर आते हैं मैथमेटिक्स की, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। प्लस तीसरी चीज़ ये है कि उसमें जो एक्स्ट्रा जो कंसेप्ट्स हैं जो एनसीईआरटी में सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में दिए गए हैं, है ना, उस पर क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, उसमें से कई बार ऑब्जेक्टिव बन के आ जाते हैं, ऐसा कैसा ही ऑब्जेक्टिव जो है टेक्स्ट लिखा हुआ वैसा कैसा ही ऑब्जेक्टिव आ गया, लेकिन वो हमने पढ़ा नहीं था। उन कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अलग से एक्सरसाइज दी हैं, चैप्टर्स के सब चैप्टर बने हुए हैं। जैसे अगर 11th में ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी में तो एक ही चैप्टर है, लेकिन उसको 3 पार्ट्स बना के उन्होंने दिया है। मेजरमेंट ऑफ एंगल अलग दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अलग दिया है, और उसके अलावा जो है उन्होंने यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ वाला चैप्टर होता है वो अलग दिया है, जबकि एनसीईआरटी में एक ही है। 12th में भी अगर अपन आए, रिलेशन फंक्शन जो है उसे बहुत ही डीपली समझाया गया है, उसमें क्वेश्चंस इतने सारे हैं कि हमें हर एक चीज़ समझ में आ जाती है। तो इन शॉर्ट मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी को छोड़कर सिर्फ नूतन या नवबोध ले लेते हैं, सिर्फ आप नूतन, जिसे हम आरबी त्रिपाठी भी बोलते हैं जो रेफरेंस किताब है, या नवबोध लेते हैं, तो आपके 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। अब नवबोध में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सर इतने सारे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, उसके सॉल्यूशंस भी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, तो क्या करने वाले हैं हम। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि नवबोध के पूरे क्वेश्चंस मत कीजिए, नवबोध में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो कर लीजिए, और प्लस जिसमें एमपी बोर्ड लिखा हुआ है, नवबोध में आप देखोगे कि एमपी बोर्ड लिखा हुआ होगा उस क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस में, और एमपी बोर्ड के आगे जो है साल लिखा हुआ होगा, भाई 2017 में ये क्वेश्चन आया था, 2012 में आया था, 2020 के अंदर आया था, इस तरह से रेफरेंस लिखा होगा, वो क्वेश्चंस कर लीजिए। प्लस पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स आप लगा लीजिए, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज में हैं और एमपी बोर्ड लगे हुए क्वेश्चन वो। तीसरा काम आप ये कीजिए कि आप पिछले 10 सालों के पेपर निकालिए, एमपी बोर्ड के अब तो सिंपल इजीली अवेलेबल है, मैंने आप लोगों को बताया है कौन सी वेबसाइट है वो, उस पर आपको पिछले 10 या 12 साल के अब तो पेपर अवेलेबल है, आसानी के साथ मिल जाते हैं, तो वो निकालिए। उसमें से आप देखिए कि आपके सिलेबस का है वो क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस इस बार रिड्यूस हुआ है, उस पर भी वीडियो आने वाली है। एमपी बोर्ड का जो सिलेबस है किस तरह से रिड्यूस हुआ है, हालांकि मैं शॉर्ट में भी आप लोगों को बता देता हूं कि जो सीबीएसई ने रिड्यूस किया है इस बार, वही एमपी बोर्ड उसे फॉलो करेगा, उसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए 10 साल के पेपर को सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हैं, पूरी नूतन सॉल्व नहीं करना, नूतन या नवबोध लेकर आना है, उसमें एग्जाम्पल्स पूरे कर लेना है, और जो एमपी बोर्ड लगे हुए और एनसीईआरटी लगे हुए क्वेश्चंस हैं वो पूरे कर लेना है, और उसके अलावा एमपी बोर्ड के 10 साल के पेपर उठाना है, उनको जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करके देखना है, सारे के सारे अपने को कर लेना है। ये चीज़ आपकी एक बार क्लियर हो जाना चाहिए, एक बार पूरी कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ द दिसंबर 2022, यानी दिसंबर से पहले पहले। फिर जनवरी और फेब में आप क्या करेंगे, कम से कम 2 से 3 बार इस चीज़ का रिवीजन करेंगे। अब पूरा रिवीजन तो आप कर नहीं सकते, एनसीईआरटी सॉल्व करना शुरू कर देना उस टाइम पे, कम से कम एक बार एनसीईआरटी हो जाना चाहिए और दूसरी बार हमारा जो है पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। और अगर परीक्षा बोर्ड उस टाइम पे अगर आप लेकर आते हैं तो परीक्षा बोर्ड भी सॉल्व हो जाना चाहिए। ऐसे में आपके जो कंसेप्ट हैं इतने डीपली क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। मैं ऑब्जेक्टिव की बात इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ ज़्यादातर कि क्वेश्चंस तो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव कई ऐसे डीप कंसेप्ट पर बेस आ जाते हैं कि उसमें जो है बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि मैं आप लोगों को बताऊंगा एक इंसिडेंट, एक स्टूडेंट का, क्लास 10th का। वो स्टूडेंट है, उसको जो है 90
6 मार्क्स आए हैं 100 आउट ऑफ 100, जबकि उसने पेपर पूरा अटेंड किया था। 96 क्यों आए, उसके लिए जो है उसने रीटोटलिंग के बाद जो है कॉपी बुलवाई जाती है, आपकी जो है कॉपी की फ़ोटो कॉपी जेरोक्स आपके घर आ जाती है, आप उसे चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ मार्क्स कटे हैं। उसके लिए भी अलग जो है फॉर्म भराता है। तो उसने जो है उसके टीचर्स को उस पर भरोसा था स्कूल वाले, तो उन्होंने जो है उसकी कॉपी बुलवाई, तो उसके जो है 2-3 जगह मार्क्स कटे। सबसे पहला तो जो है वो 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें से 19 स्कूल वालों ने दिए, तो वो तो एक हटा ही दो आप। उसके बाद उसने जो है एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या गलती कर दी थी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आंसर नंबर भी सही डाला उसने, गौर करना आप, आंसर नंबर भी सही डाला। मान लो आंसर नंबर 5 था वो या 6 था, उसने सही डाला, लेकिन उसे और वाला क्वेश्चन करना था। यानी कि हर क्वेश्चन एमपी बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव को छोड़कर हर एक क्वेश्चन और में आता है, आपको पहला करना है या दूसरा करना है, आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है वो। तो उसे और वाला क्वेश्चन करना था, अब ये और डालना वो भूल गया। उसमें आप उसका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो पूरा सही था, क्लियर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ और नहीं डाला, उसके पूरे 2 मार्क वहाँ कट गए थे और 1 मार्क उसका ऑब्जेक्टिव के अंदर कट गया था, उसका ऑब्जेक्टिव गलत चले गया था। तो इन पर भी इस स्ट्रेटजी पर एग्जामिनेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उस पर भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल तो है हमारे चैनल पे, लेकिन एग्ज़ाम के एंड टाइम पे आप लोगों को और भी क्लियरली आप लोगों को एक एक चीज़ बताई जाएगी कि एग्जामिनेशन में हमें कैसे लिखना चाहिए। वो बाद की बात है जब हमारी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। सबसे पहले हमें प्री प्लान्ड प्रिपरेशन करनी है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को वीडियो में बताई है, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसकी वीडियो हम आखिरी में लेंगे, और उसकी वीडियो जो है आप लोगों को मिल जाएगी, और उसे आप फॉलो कर लेंगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी तरह की वीडियो आप लोगों को फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए, और इसी तरह की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस, स्ट्रेटेजिक वीडियोस और भी बहुत सी जो है वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पर एमपी बोर्ड से रिलेटेड मिल जाती है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।